गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप स्टडी सेंटर बाय मुकुल सर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों के लूसेंट साइंस और एनसीईआरटी स्पेशल साइंस चल रही है। ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम आज कक्षा छठवीं का अध्याय 6, अध्याय 7 और 8 तथा एनसीईआरटी के चैप्टर जो फिजिक्स चल रही है उसका आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि सामान्य विज्ञान और कक्षा छठवीं की साइंस की बुक भी लगाई गई है कि ऐसे आपको मालूम पड़ सके कि हम लूसेंट साइंस और कक्षा छठवीं और जितनी भी एनसीईआरटी है उनको पढ़ा रहे हैं। आपको यहाँ जी बीच में एक बिल्कुल बहुत अच्छे अच्छे भैया से दिख रहे होंगे जो देख सकते हैं आप। इनका नाम है अविनाश सरन। कहाँ पोस्ट का है इनकी? आईएएस ऑफिसर हैं। इनके टेंथ क्लास में इनके परसेंटेज 44.5% थे। 12th क्लास में इनके 65% थे और ग्रेजुएशन मार्क्स इनके 60.7% थे। अब आप समझ सकते होंगे कि आखिर ये व्यक्ति जो 10वीं में 44% बनाया, 12वीं में 65% बनाया और कॉलेज में 60% बनाया, वो व्यक्ति आईएएस बन गया। तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो 90% बनाते हैं ना, 90% बनाते हैं, 88% बनाते हैं, 99 भी बनाते हैं, कोई तो 100 में 100 नंबर लाता है। तो आप क्यों नहीं बन सकते? इसलिए आपको बनने के लिए बस एक चीज़ आपको क्या करना होगा कि आपको ये नहीं है आप बिल्कुल ज़रूरी कि मैं 99 लाया तो मैं आईएएस ही बनूंगा, ये गारंटी नहीं है। लेकिन बस आपकी स्ट्रेटजी अगर अच्छी है कि हाँ आप तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे हैं तो आपकी बिल्कुल हाँ कि आपका होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपकी जो आपका कट ऑफ वगैरह सब विभिन्न प्रकार के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा। अब इन व्यक्ति जो ये बहुत महान होंगे, ये व्यक्ति अविनाश सरन जी, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा, जो बच्चे कम परसेंट बनाते हैं उनके लिए खास तौर पे ये व्यक्ति बहुत इंस्पायर करने वाले हैं कि कक्षा 10वीं में इन्होंने 44% बनाए थे। तो 44% आप समझ सकते होंगे, अगर कोई के माँ बाप का बच्चा, अगर किसी के माँ बाप का बच्चा अगर 44% बनाता है तो उसका माँ बाप अपने बच्चे के प्रति किस प्रकार का नज़रिया रखेगा, ये भी आप सोच सकते होंगे कि उसका माँ बाप, बहुत ही कम माँ बाप होंगे जो नज़रिया रखेंगे कि मेरा बच्चा कलेक्टर भी बन सकता है 44% लाने के बाद। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है। मीन्स आपका रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि आपने 95 बना लिया, आपने 85 बना लिया, आपने 86 बना लिया, आपने 99 बना लिए। ये डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश तय करती है। मीन्स अगर आप अच्छे से अपना तैयारी, अपने से कोशिश, अपनी पूरी जो लगन से आप काम करेंगे तो आपको अपना जो लक्ष्य मिलेगा मिल पाएगा। जैसे आपने देखा होगा कि आप जब 12वीं का पेपर दे रहे थे तो आपने 12वीं के लिए अच्छे से तैयारी की, जब आपको 12वीं में नंबर मिले। इसी प्रकार अगर आपको कोई नौकरी चाहिए है तो उस नौकरी के लिए भी आपको उसी प्रकार तैयारी करनी पड़ेगी जिस प्रकार आपको नौकरी चाहिए है। ठीक, इसके बाद हम चलते हैं आगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करना है हमको, देखते हैं तो आगे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एनसीईआरटी स्पेशल साइंस। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैं कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी अध्याय 7 चल रहा है ये। अब अध्याय 7 में क्या है, ये लिखा है पहली नंबर आरोही। आरोही का मतलब होता है, ये दिख रहा है आपको, ये बेल, जो ये बेल है, मनी प्लांट लगा होगा अगर आपके यहाँ या फिर सेम वगैरह तो आपने देखी हो, वो कौन सी लता कहलाती है? आरोही लता, जिसके लिए हमें सहारा देना पड़े, क्या करना पड़े? सहारा देना पड़े, वो क्या कहलाती है? आरोही कहलाती है। अब देखिए संवहन लिखा हुआ है। संवहन क्या होता है? एक ऊतक भी कहलाता है, संवहन ऊतक होता है। ठीक, अब इसके बाद विसर्पी लताएं। विसर्पी लताएं कौन सी होती हैं? जो धरती में फैली होती हैं, ये दिख रही होंगी आपको, विसर्पी लताएं हैं, ये आपको दिख रही हैं कि धरती में फैली हैं कि नहीं। अब इसके बाद आते हैं रेशेदार जड़ें। रेशेदार जड़ें क्या होती है? रेशा समझते हो आप लोग? ये है रेशेदार जड़ें, देखिए यहाँ पे, ये रेशेदार जड़ें कहलाती हैं। ठीक, ये कौन सी जड़ें कहलाती हैं? रेशेदार जड़ें। अब इसके बाद आती है साख। कहते हैं आप साग सब्जी खा लीजिए, तो वही कहलाती है साग। अब इसके बाद आता है पार्श्व जड़। क्या होता है? पार्श्व जड़। पार्श्व जड़ क्या होता है? जो जो पेड़ होता है उस पेड़ के नीचे पाई जाती है। पार्श्व मीन्स जो नीचे पाना। अब देखिए इसके बाद लिखा है मध्य सिरा। सिरा क्या होती है? एक तो अपने शरीर में होती है मध्य सिरा और धमनियाँ, लेकिन जो पेड़ पौधों में पाई जाती हैं, पेड़ को जब अपन काटते हैं तो बीच में जो पाया जाने वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है? सिरा कहलाता है। जो पत्तियों के अंदर जो पाया जाता है वो कहलाता है सिरा। आपने देखा होगा अगर पत्ता
पान का पीपल का पत्ता देखा होगा तो उसमें बीचों बीच एक मोटी डंडी टाइप में रहती है, वो क्या कहलाती है? सिरा कहलाती है। और सिरा विन्यास क्या कहलाता है? जो डिजाइने बनी रहती है उससे थोड़ी थोड़ी आपने देखी होंगी पीपल के पत्तों में, कहीं कहीं, यहाँ तो दिख नहीं रहा है पत्ता, यहाँ मैं बता नहीं पाया हूँ, तो उस पत्ते में थोड़ी थोड़ी पत्ते में डिजाइन बनी रहती है, वो क्या कहलाती है? सिरा विन्यास। अब बीजांड क्या कहलाती हैं? ये जो दिख रहा है, ये आपको ये चित्र दिख रहा है, इसको जब आप यहाँ से काटेंगे ना, यहाँ से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से जब आप काटेंगे ना, तो यहाँ आपको थोड़े थोड़े दाने नुमा राई जैसे पुस्ता जैसे थोड़े थोड़े दाने दिखेंगे, वो क्या कहलाते हैं? बीजांड। अब समांतर सिरा विन्यास क्या कहलाती हैं? जब घास की पत्तियों में यह सिरा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। समानता कैसे? अगर आपने देखा होगा कि घास की पत्तियां कैसी होती हैं? एक सी होती हैं, बिल्कुल बराबर। आपको कोई भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये पत्ती वैसी है छोटी दूसरी आकार की, ये दूसरी आकार की, बिल्कुल आपको एक सी लगेगी। अब देखिए कि पर्णव्रत जो लिखा है इसमें, पर्णव्रंत, पर्णव्रंत क्या होता है? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए आपको। पर्णव्रंत वो होता है जिसमें हम जो पत्ता जो होता है ना, पत्ता, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़े होता है, पत्ती का वह भाग जो तना से जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? पर्णव्रंत कहलाता है। जैसे ये यहाँ ये दिख रहा है आपको, ये जो थोड़ा सा यहाँ देखिए, मैं दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिख रहा है जो दिख नहीं पा रहा है, ये क्या कहलाएगा? पर्णव्रंत कहलाएगा। ठीक है आपके लिए। अब देखते हैं पर्णव्रंत के बाद आता है इसमें पंखुड़ियाँ। पंखुड़ियाँ क्या कहलाती हैं? यहाँ देखिए आप, ये पंखुड़ियाँ हैं, जैसे ये बाहर बाहर की, ये फूल में होती हैं पंखुड़ियाँ, बाहर बाहर की हैं। अब देखिए इसमें लिखा है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या? वह क्रिया है जिसके द्वारा पौधे क्या करते हैं? सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद आता है स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या होता है? तो स्त्री केसर पुष्पों में पाया जाने वाला एक, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में होता है, ये क्या होता है? स्त्री केसर। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, क्या कहलाता है? ये स्त्री केसर। अभी आप कक्षा छठवीं की पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा समझाएंगे, ज़्यादा नहीं समझा सकते। आपको खुद मालूम है कि वीडियो भी लंबी हो जाती है और आप लोग समझ भी नहीं पाते हैं, और जब आप थोड़े अभी सातवीं में आएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब इसके बाद लिखा है जाली का रूपी शिला विन्यास। जाली का, आपने जाली देखी है कहीं अपने घर पे? तो जाली जो जाली जैसी रहती है उसी को जाली का रूपी शिला विन्यास कहते हैं। कि जैसे जाली है, उसमें आपने देखा हो बीच में छेद भी रहते हैं थोड़े थोड़े, जिससे पानी आदान प्रदान या फिर कोई हवा वगैरह आपकी आगे आ सकती है और जा सकती है। अब इसके बाद, सॉरी, इसके बाद आता है बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? जो आपको बाहर दिख रहा है, दिख रहा है ये बाहर, देखिए यहाँ बाह्य दल, ये सबसे बाहर, ये क्या कहलाएगा? यहाँ बाह्य दल कहलाता है। ठीक। अब इसके बाद आता है यहाँ क्या? झाड़ी। देखिए मैंने इसीलिए ये चित्र बनाए हैं। यहाँ पर झाड़ी कौन कहलाती है? ये कहलाती है झाड़ी। कौन कहलाती है? अब आप बताइए, इनमें से दिमाग लगाइए कि कौन होगी आखिर झाड़ी, कौन सी लग रही है आपको झाड़ी? झाड़ी हैगी आपकी ये वाली, देखिए ये, नहीं ये नहीं, ये है, ये क्या है? झाड़ी है। ये वृक्ष है, ये पौधा है, ये झाड़ी है। ठीक। अब इसके बाद आते हैं अपन, झाड़ी के बाद आगे क्या पे अपन की आगे पुंकेसर। पुंकेसर, पुंकेसर क्या है ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो पुंकेसर फूल में पाया जाने वाला क्या होता है? एक जनन अंग होता है। क्या होता है? जनन अंग होता है पुंकेसर। क्या होता है पुंकेसर? एक जनन अंग होता है। इसको विशेष ध्यान रखना है। अब पुंकेसर ये दिख रहा होगा यहाँ, इसमें ही होता है पुंकेसर, ये दिख रहा है ना, इसमें पुंकेसर पाया जाता है। अब बीजांड अभी मैंने बता ही दिया आपको, इसको काटेंगे आप तो बीजांड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इसको काट दोगे तो बीजांड निकल आएगा। अब इसके बाद आते हैं आगे। अब ये आपको इतने सारे हड्डी पसली, ये कंकाल, ये खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली, पंजर, कंदुक, खलिका, ये सब दिख रहे होंगे। ये इन सब का बारे में अभी पढ़ा रहे हैं अपन। ये देखिए मूसला जड़ क्या होती है? आपने कभी मूली खाई है? मूली क्या है? एक मूसला जड़ का उदाहरण है। गाजर भी एक मूसला जड़ का उदाहरण, मूसला जड़ का उदाहरण है। अब वृक्ष क्या होता है? जो अभी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। हाँ ये देखिए वृक्ष क्या है? ये वृक्ष है, ये रेड कलर का क्या है? वृक्ष। वृक्ष होते हैं बहुत बड़े बड़े, आपने देखा होगा पीपल के पेड़ आपके गांव में लगे होंगे, पीपल के पेड़, और क्या कहते हैं उसको, बरगद के पेड़ लगे होंगे। ये विभिन्न प्रकार क्या कहलाते हैं? वृक्ष कहलाते हैं। इसके बाद लिखा है सिरा। सिरा लिखा है, सिरा लिखा है, सिरा। तो सिरा मैंने अभी बता ही दिया आपको, सिरा विन्यास होता है। अब देखिए इसके बाद लिखा है संधि। संधि मीन्स होता है जहाँ दो चीजें मिलती हैं। संधि का मतलब ही होता है जहाँ दो चीजें क्या होती हैं? मिलती हैं। आपने देखा होगा आपका हाथ है, आपकी गर्दन, आपका घुटना, आपका पंजा, ये सब कहाँ है? दो दो जगह मिलती हैं कि नहीं?
इन सबको क्या कहते हैं अपन? संधि कहते हैं। इन संधि संधि देखिए आप कौन कौन सी, कंदुक संधि, कौन सी संधि? कंदुक खल्ली का संधि। ये कंदुक खल्ली का संधि यहाँ आपको देखने को मिल रही होगी। ये कौन सी संधि है? कंदुक खल्ली का संधि। ये कहाँ पाई जाती है? आपका जो कूला होता है, कूला और जो जांग, यहाँ पर पाई जाती है। कूला और जांग, ये देखिए हम बता दे रहे हैं, ये जांग है, ये कूला है। इन दोनों को जोड़ने वाली संधि कौन सी कहलाती है? कंदुक खल्ली का संधि कहलाती है। अब इसके बाद आपका धुरा ग्रह संधि, कौन सी संधि? धुराग्रह संधि कहलाई। एक है हिंज संधि, हिंज संधि, ये है हिंज संधि का उदाहरण। हिंज संधि कहाँ होती है? घुटनों में पाई जाती है। हिंज संधि कहाँ पाई जाती है? घुटनों में पाई जाती है। आंचल संधि भी वह है। अब आता है मेरुदंड। मेरुदंड को कहते हैं रीढ़ की हड्डी। ये है मेरुदंड, देख लीजिए, आपको आपकी पीठ में बिल्कुल आप खड़े होते हैं, अभी आप पढ़ रहे होंगे अगर, तो बिना बिना रीढ़ की हड्डी सीधे किए बैठे होंगे तो आपकी थोड़ी रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगा होगा। ये क्या कहलाता है? ये मेरुदंड। इसी की बदौलत आप लोग निंग पाते हैं, चल पाते हैं, टिक पाते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजें क्रिया कर पाते हैं। अब आता है पसली पंजर। ये देखिए आपको पसली पंजर दिख रहा है यहाँ पे। अब ऐसा आप लोग गिन सकते हैं कितने पसली पंजर हैं आपके शरीर में। अब उपास्थि क्या होता है और अस्थि क्या होता है, ये भी ध्यान रखना है। उपास्थि वो चीज है जो मोड़ी जा सकती है, मीन्स मुड़ती है, और अस्थि वो चीज है जो मुड़ती नहीं है, इसको ध्यान रखना है। अब पेशी क्या होती है? पेशी मीन्स एक ऐसा प्रकार का जो वो होता है, अपने यहाँ अपने शरीर में चर्बी पाई जाती है जो बहुत मजबूत होती है। पेशी है जिसमें यानी कि अगर आप कुछ भी करें तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा, अगर आप उतनी लिमिटेशन बना के चलेंगे तो। अब कंकाल आप देख लीजिए, हैं ये है कंकाल। क्या है ये पूरा आपको कंकाल है। ये आपने कहीं देखा भी होगा, अगर आप कहीं हॉस्पिटल वगैरह में या कॉलेज वगैरह में पढ़े होंगे या MBBS किए होंगे, तो ये क्या होता है? कंकाल होता है। ये आपका स्कल है, खोपड़ी है आपकी, स्कल। अब ये आपका बेस्ट हैगा, छाती हैगी, ये आपकी रीढ़ की हड्डी हैगी, ये आपका नी हैगा, ये आपका कूला हैगा। ठीक, अब उसके बाद चलते हैं अपन आगे। अब आपको हमने बताया कि आपको आज लूसेंट में क्या चल रहा है? लूसेंट में चल रहा है आज गति के नियम। आखिर लूसेंट में गति के नियम किसने दिए? किसने दिए? तो गति के नियम, ये क्वेश्चन आ जाए, गति के नियम किसने दिए? तो किसने दिए? न्यूटन ने दिए। गति के नियम कितने दिए? न्यूटन ने 3 नियम दिए। अब उसके बाद आता है, स्टार्ट करते हैं, कितने नियम है और कैसे नियम है। सबसे पहले गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। क्वेश्चन क्या आ सकता है? ये पुस्तक का नाम भी पूछा जा सकता है। पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। कब दी गई थी? 1687 ईस्वी में। कौन सी पुस्तक है? प्रिंसिपिया। आप देखिए, इसलिए इस पुस्तक को इन्हें न्यूटन का नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नियम इन्हीं ने दिए थे और इनके सम्मान में इन नियमों को बनाया गया है, इसलिए इन्हें न्यूटन का नियम कहते हैं। ठीक, अब न्यूटन के कितने नियम हैं? न्यूटन के 3 नियम है, आपको ये मालूम होना चाहिए। पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो वह गति अवस्था में रहेगी, चाहे वह जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। आपको इसे विशेष ध्यान रखना है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा, जब तक वो कौन सी गति में रहेगी? जैसी है वैसी ही रहेगी। चाहे आप देख लीजिए, कोई उदाहरण ले लीजिए कि जैसे आप बैठे, आपने कुर्सी रखी है तो कुर्सी एक जगह रहेगी जब तक आप उसको हिलाएंगे नहीं। ऐसे ही क्या है, जैसे कि आप बस चला रहे हैं, बस में अगर आपको ब्रेक लगाना है तो अचानक से ब्रेक तो आप लगा नहीं सकते हैं, तो ब्रेक लगाने के लिए क्या करेंगे? आप उस गति को बल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? उसमें बाह्य बल लगा रहे हैं, ब्रेक, जब तो वो रुकेगी कि नहीं रुकेगी। अब इसके बाद आता है, उसका उदाहरण देख लेते हैं अपन। न्यूटन के प्रथम नियम को कौन सा नियम भी कहते हैं? जड़त्व का नियम। ये क्वेश्चन भी आ जा सकता है कि न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं? तो प्रथम नियम को जड़त्व नियम कहते हैं, क्योंकि वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। वस्तु अगर एक बार रखी हुई है तो वो परिवर्तित नहीं होती जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता है। बल वह कारक है, विवाह गलत लिखा गया है, इधर क्या लिखा है? विवाह गलत लिखा गया है, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा अलग कर दिया। बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। इसकी उदाहरण देख लीजिए, अब थोड़ा क्या है उदाहरण। ठीक, अब ये है रुकी हुई गाड़ी। आपने अभी कभी आप रेलवे स्टेशन में या बस में बैठे होंगे रेल में, तो आपने देखा होगा अचानक से गाड़ी एक धक्का देती है, तो आपने एक और किया हुआ, आपकी जो पीछे की ओर झुक जाते हैं आप थोड़ा, तो वही तो है एक गति का प्रथम नियम कि यदि रुकी हुई गाड़ी में अचानक चल पड़ने से उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आता है दूसरा नियम,
पानी से भरे गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और पानी से भरे एक गिलास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड और उससे पर एक सिक्का रखे जाने पर पोस्ट कार्ड को हटाने से सिक्का गिलास में गिर जाता है। ठीक, अब इसके बाद आता है एक पेड़ में की टहनी। क्या होता है इसके बाद? एक पेड़ की टहनी, आपने कभी फूल गिराते देखा होगा, बिही भी गिराते देखा होगा। आपने बिही की टहनी को पकड़ा और हिला दिया तो पकी पकी बिही क्या हो जाती है? नीचे गिर जाती है। ये काय का उदाहरण है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। अब देखिए चौथा क्या है? लॉन रोलर, हथौड़ा को, जो हथौड़ा होता है उसको कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। और कंबल को हाथ से पकड़कर लाठी से पीटने पर उसकी धूल निकल जाती है। अब इसके बाद आते हैं अपन आगे, देखिए अब ये आ गया गति का नियम। गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम संवेग पर आधारित है, इसलिए अब देखते हैं। संवेग भी आपको मालूम होना चाहिए। वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में ही होता है। गति का द्वितीय नियम कहलाता है। गति का द्वितीय नियम बराबर F = ma। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपको कि गति का द्वितीय नियम है, ऑब्जेक्ट में दे देंगे आपको F = ma। अगर आपको अच्छे से मालूम होगा तो ही आप लगा पाएंगे, नहीं तो आप बैठे रहेंगे कि F = ma होता है गति का दूसरा नियम, जिसको विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए बल वह ऐसा ही मात्रक, बल का ऐसा ही मात्रक क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है। बल का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर कितने था? 1 न्यूटन बराबर 9 भी आता है, एक क्वेश्चन है। अब देखिए बल का एक और मात्रक है किलोग्राम भार। अब देखिए इसे कौन सा? गुरुदेव मात्रक नहीं, इसे गुरुत्व मात्रक कहते हैं। कौन सा मात्रक कहते हैं? गुरुत्व। ये गुरुदेव गलत प्रिंट हो गया है। कौन सा मात्रक कहते हैं? गुरुत्व मात्रक कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल वह वस्तु को बल उस वस्तु का भार कहते हैं। जैसे अगर आपने ऊपर 10 किलो भार लग रहा है गुरुत्व बल, तो आपका भार कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या है? W = mg और या फिर W/m। ठीक, अब देखिए कार्य बटे माने द्रव्यमान। अब देखिए क्या हो गया? संवेग किसे कहते हैं? किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को, ये वेग की जगह क्या है? वेग है। क्या है यहाँ? वेग है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। अब देखिए आगे कि संवेग के बाद क्या आता है? संवेग बराबर क्या होता है? सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। संवेग बराबर होता है वेग गुणित द्रव्यमान। संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए इसके बाद आता है आवेग। यदि कोई बल किसी वस्तु पर कम समय तक कार्यरत रहे तो बल और समय अंतराल के गुणनफल को उस वस्तु का आवेग कहते हैं। आवेग J = F × T। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे। उदाहरण, गाड़ी में स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। गाड़ी में स्प्रिंग क्यों लगाए जाते हैं? द्वितीय नियम के लिए कि अगर आप लोग गाड़ी में बैठे हुए हैं, आपने कभी बैठे हुए साकअप बारी, अगर आपके पास साइकिल होगी या फिर आपके पास मोटरसाइकिल होगी या फिर आप ट्रेन में बैठे होंगे, तो आपने ये सोचा कि उसमें धचका क्यों नहीं लगता? यही साकअप होते हैं जो इसमें स्प्रिंग होते हैं, वही जो धचके को क्या कर लेते हैं? नियंत्रण बनाए रहते हैं। वो उस धचके को अपने अंदर झेल लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद आते हैं आगे कि अधिक गहराई तक कील गाड़ने के लिए भारी हथौड़े का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको कील गाड़ना है तो आप ऐसा तो नहीं कि थोड़ा सा हथौड़ा लिया, छोटा छोटा ठोक रहे हैं पत्थर से। बहुत बड़ा, जैसे बहुत बड़ा भी नहीं कह सकते, थोड़ा सा ऐसा हथौड़ा चाहिए जिससे वो कील गड़ जाए। अब देखिए कराटे का खिलाड़ी अपने हथेली से ईंट को तोड़ देता है। आपको मालूम है कि कराटे का खिलाड़ी क्या कर देता है? आपने देखा होगा जूडो कराटे वाला है, वो क्या करता है? हाथ से अपने पट्ट कर देता है, कील को तोड़ देता है। ठीक, अब इसके बाद आता है कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय, ऐसा क्वेश्चन आता है कि गति का द्वितीय नियम के अनुसार क्रिकेट की आती हुई गेंद, माने जो क्रिकेट में खेल में गेंद आती है, उसको गेंद को पकड़ने के लिए वो किस प्रकार हाथ करता है? गेंद की दिशा में कि गेंद के पीछे, माने पीछे की ओर कि आगे की ओर के स्थिर रखता है? ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो पीछे की ओर हाथ करता है। ठीक, अब देखिए इसके बाद आता है अपन आगे ये आ गए न्यूटन की गति का तृतीय नियम। अब ये सबसे सरल नियम है और सबसे सस्ता नियम है। आप लोगों को मालूम है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जैसे आप लोगों को कोई मार देता है अनजाना, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग भी वापस उसको मारने लगते हैं। यही है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। सीधा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है
कि आपको अगर किसी ने मार दिया तो तुरंत आप लोग भी लड़ने लगते हो। तो यही है, जैसे बंदूक चल रही है आगे की ओर तो वो पीछे के लिए भी मारेगी कि मैं आगे घल रही हूँ, मैं आगे किसी को गोली मारूंगी, मैं तुम्हें भी गोली मार दूँ, माने पीछे बट मार दूंगी। अब यही है सीधा सीधा कि इस नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, अर्थात क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, एक बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगता है। एक बंदूक को गोली छोड़ते समय क्या होता है, पीछे की ओर झटका लगता है। आपने कभी गोली अगर चलाई होगी तो आपको मालूम होगा। और अगर दूसरा, नाव के किनारे पर जमीन के कूदने से नाव को पीछे हटना। अगर आप लोग कभी नाव में बैठे होंगे तो नाव क्या होती है, अचानक से पीछे की ओर धक्का देती है। अगर आप लोग उतरे होंगे नाव से, कभी इलाहाबाद वगैरह गए होंगे या कहीं अच्छी जगह जहाँ नाव है, तो वहाँ आप एक बार अगर उतरने की कोशिश की होगी तो नाव थोड़ी पीछे की ओर जाती है। और रॉकेट का आगे बढ़ना भी एक है। रॉकेट आपने देखा होगा आसमान में कभी, तो रॉकेट अपने पीछे एक सफ़ेद प्रकार का धुआं छोड़ता जाता है। वो क्यों छोड़ता है, क्योंकि वो इतनी स्पीड से धुआं छोड़ता है और उतने उससे ज़्यादा स्पीड से वो क्या करता है, आगे की ओर बढ़ता जाता है। अब सम्वेग संरक्षण का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा होता है, तो उस निकाय में कुल संवेग क्या होता है, नियत रहता है। यदि जैसे आप लोग हैं, आप लोगों ने यदि खाना खा लिया और आप लोग कुछ कर नहीं रहा तो आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग की एनर्जी खत्म हो जाएगी। इसका दूसरा उदाहरण ले लीजिए, सिलेंडर। जैसे आपका गैस बनाने का सिलेंडर है, आपने भरवा के रख लिया, कह दिया कि मेरा तो 10 साल से चल रहा है। तो अब 10 साल से इसलिए चल रहा है क्योंकि आपने अभी तक वो खोला ही नहीं है सिलेंडर। अगर आप लोग खोल देते तो 1 महीने में भी खाली हो जाता है और 1 दिन में भी खाली हो जाता है। तो बस यही है कहने का मतलब। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है सम्यक संरक्षण का नियम का, कि रॉकेट से कैसे अत्यधिक विकसित पीछे की ओर निकलने वाली गैसें निकलती हैं जो रॉकेट को ऊपर उठने के लिए मदद आवश्यक संवेग प्रदान करती हैं। दूसरा, जब बराबर संवेग वाले दो गेंदें हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन जो गहने दिख रहा है आपको, गहने, 2 मिनट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। ये यहाँ जो गहने दिख रहा है, गहने, ये क्या है, इधर गहने की जगह पर गेंद है। गेंद क्या है, गेंद है। या फिर आप ग्रह भी कर सकते हैं। टक्कर मारते हैं तो अचानक रुक जाते हैं, क्योंकि उनके उनमें जो निकाय संवेग रहता है वो नियत रहता है, और टक्कर के बाद वे फिर से शून्य हो जाते हैं, अर्थात उनका निकाय क्या हो जाता है, संवेग संरक्षण रहता है। अब आगे आते हैं अपन। अब देखिए तीसरा उसका उदाहरण है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वह अत्यधिक वेग से, वेग लिखा है, वेग की ओर बढ़ती है और पीछे, जिससे गोली की दिशा में असंवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक की प्रतिक्रिया के कारण पीछे को ओर ढकेल दी जाती है। आपने कभी चलाई होगी तो मैंने अभी बताया कि जैसे ही आप लोग गोली चलाते तुरंत पीछे धक्का खल जाता है और ढकेल दी जाती है और पीछे की ओर संवेग उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि बंदूक आगे वाले की गोली की तरह अधिक होती है। अब आपसे क्वेश्चन ये आ सकता है कि बंदूक जो पीछे होती है वो क्यों, बंदूक जो पीछे होती है वो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो उसमें संवेग उत्पन्न होता है। ये ख्याल रखना, वेग उत्पन्न नहीं होता है, संवेग उत्पन्न होता है। अब रॉकेट प्रबंधन क्या है, रॉकेट प्रबंधन या फिर रॉकेट प्रोपल्सन क्या है। रॉकेट के लिहाज से रॉकेट से निकलने वाली गैस है, रॉकेट के लिहाज से निकलने वाली गैस है लगभग स्थायी वेग से गति करती है। यदि दहन के दौरान गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी होती है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए, एनडीए से रिलेटेड है क्वेश्चन, कि गैस के निकलने की दर स्थायी हो तो संवेग परिवर्तन की दर भी स्थायी होती है। गैस के निकलने की दर यदि स्थायी है तो वो भी स्थायी होगी, जो ठीक। आप देखिए कि द्रव्यमान के कारण रॉकेट का द्रव्यमान कम से कम हो जाता है। रॉकेट का द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम से कम। द्रव्यमान भी हो जाता है वजन, वो क्या हो जाता है, कम से कम हो जाता है, इसलिए त्वरण स्थायी नहीं रहता है। और रॉकेट का वेग और त्वरण दोनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। वेग भी बढ़ जाता है और त्वरण भी बढ़ जाता है। अब आपको अगर ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक बार शेयर अवश्य करें, जिससे कि ये उन बच्चों तक पहुंच सके जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं। इसी में से मैं इसलिए आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि ये आप लोग जितने अच्छे से अच्छा पढ़ेंगे, मैं उतने से अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक, थैंक यू।